प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन का किया उद्घाटन। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 70,500 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद की प्रक्रिया को दी गई मंजूरी। प्रदेश में खेलो इंडिया के तहत 10 नए सेंटर्स को मिली मंजूरी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को दिया इसके लिए धन्यवाद। और पश्चिमी विक्षोभ और द्रोणिका के असर से प्रदेश भर में आज तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री अन्न यानी कि मिलेट्स का संबंध केवल हमारे आहार या कृषि से नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की खुशहाली का एक साधन है। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने गर्व व्यक्त किया कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव को मानते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। श्री मोदी ने कहा कि मोटे अनाज हमारे स्वास्थ्य और मिट्टी दोनों के लिए अच्छे हैं, क्योंकि इनका उत्पादन बहुत कम पानी और बगैर किसी रासायनिक उर्वरक के संभव है। श्री अन्न के लिए शुरू हुआ ये अभियान देश के 2.5 करोड़ किसानों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार मिलेट्स पैदा करने वाले 2.5 करोड़ छोटे किसानों की किसी सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में सुध ली है। जब मिलेट्स श्री अन्न का मार्केट बढ़ेगा तो इन 2.5 करोड़ छोटे किसानों की आय बढ़ेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड और पैकेज फूड आइटम्स के जरिए मिलेट्स अब स्टोर्स और मार्केट तक पहुंच रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ही देश में श्री अन्न पर काम करने वाले 500 से ज्यादा स्टार्टअप्स भी बने हैं। बड़ी संख्या में एफपीओज इस दिशा में आगे आ रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं भी मिलेट्स के उत्पाद बना रही है। गांव से निकलकर ये प्रोडक्ट्स मॉल और सुपर मार्केट तक पहुंच रहे हैं। यानी देश में एक पूरी सप्लाई चेन विकसित हो रही है। इससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और छोटे किसानों की भी बहुत बड़ी मदद हो रही है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मोटे अनाजों पर जलवायु परिवर्तन का असर नहीं होता और इनसे खाद्य सुरक्षा की समस्या के समाधान में मदद मिल सकती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्री अन्न से देश के 2.5 करोड़ छोटे किसानों को लाभ होगा और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में स्वदेशी रूप से निर्मित डिजाइन श्रेणी के तहत 70,500 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा खरीद प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है। इन प्रस्तावों में से भारतीय नौसेना के लिए 56,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव हैं, जिनमें स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली जैसे इक्विपमेंट शामिल हैं। मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित श्रेणी के तहत 70,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रक्षा खरीद को मंजूरी प्रदान की। इन प्रस्तावों में से भारतीय नौसेना के लिए 56,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव हैं, जिसमें स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल,
शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणाली और मैरीटाइम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की यह अतिरिक्त खरीद समुद्री हमले की क्षमताओं और एंटी सरफेस वारफेयर ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगी। वहीं अतिरिक्त यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खोज व बचाव कार्यों, घायलों को बाहर निकालने, मानवीय सहायता और आपदा के क्षेत्र में भारतीय नौसेना की परिचालन तत्परता में बढ़ोतरी करेगा। शक्ति ईडब्ल्यू प्रणाली दुश्मनों के किसी भी ऑपरेशन से निपटने में नौसेना के अग्रिम पंक्ति के पोतों को सक्षम और आधुनिक बनाएगी। इसके साथ ही मेक 1 श्रेणी के तहत मध्यम गति के समुद्री डीजल इंजन के लिए मंजूरी एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के साथ ही उद्योगों की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए स्वदेशी रूप से ऐसे इंजनों के विकास और निर्माण का रास्ता साफ होगा। सरकार ने उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ समन्वय रखने और पश्चिमी व उत्तरी मोर्चे पर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए नए हथियारों की जरूरत और इसके एकीकरण की जरूरत महसूस की। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डीएसी ने भारतीय वायुसेना के लिए लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसे सुखोई 30 MKI विमान पर स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और एकीकृत किया जाएगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सेना की आर्टिलरी के आधुनिकीकरण के लिए धनुष गन प्रणाली, K9 वज्र गन प्रणाली, 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर एडवांस्ड टोइड आर्टिलरी गन सिस्टम के साथ साथ हाई मोबिलिटी व्हीकल और गन टोइंग व्हीकल की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH मार्क 3 की खरीद को भी मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों के साथ ही सरकार ने साल 2022-23 में पूंजीगत अधिग्रहण के लिए कुल 2.71 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 33% तक हो जाएगी। आज गांधीनगर में 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि सरकार देश भर की पंचायतों में 2 लाख ग्रामीण डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है। इससे डेयरी क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर मौजूदा 6.6% से बढ़कर 13.80% हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि देश में लगभग 9 करोड़ ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए डेयरी क्षेत्र पर निर्भर है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बहुराज्यिक सहकारी संस्थाओं की स्थापना से डेयरी उत्पादनों का निर्यात 5 गुना बढ़ने की संभावना है। 6 करोड़ लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 58 करोड़ लीटर तक पहुंचने का काम ये डेयरी सेक्टर ने किया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि। ये 70 से लेकर 22 में भारत की जनसंख्या में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। हमारा दूध उत्पादन 4 गुना आबादी बढ़ी है और दूध उत्पादन 10 गुना से ज्यादा बढ़ाने का काम हमारे डेयरी सेक्टर ने किया है। इस अवसर पर श्री शाह ने डेयरी क्षेत्र से जुड़े उद्योगपतियों और प्रमुख हस्तियों को वर्गीस कुरियन पुरस्कार भी प्रदान किए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ में 10 नए खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल और युवा कल्याण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का आभार व्यक्त किया है। स्थानीय खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। श्री साव ने कहा कि इससे पूर्व भी प्रदेश के 7 अलग अलग जिलों में अलग अलग खेलों के लिए केंद्र खोलने को स्वीकृति मिल चुकी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने दिया है, जब 10 नए खेलो इंडिया के अंतर्गत केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। ऐसे फुटबॉल के लिए मुंगेली, सूरजपुर, कोरबा और बलरामपुर जिले में केंद्र खोले जाएंगे। तीरंदाजी के लिए दंतेवाड़ा और महासमुंद में केंद्र खोले जाएंगे। हॉकी के लिए बस्तर और जांजगीर चांपा में केंद्र खोले जाएंगे। कबड्डी के लिए बेमेतरा और कुश्ती के लिए धमतरी में केंद्र खोले जाएंगे। इस प्रकार से आज 10 नए केंद्र खोलने की स्वीकृति भारत सरकार ने प्रदान की है। श्री साव ने प्रदेश को मिले इन 10 नए खेल केंद्रों के लिए सभी खिलाड़ियों को और खेल प्रेमियों को भी बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं।
भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने राज्य सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है। पार्टी के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। बढ़ते अपराध और अन्य मामलों को लेकर जब जनता आवाज उठाती है तो उन्हें पुलिस और प्रशासन रोक देते हैं, चाहे शिक्षा कर्मियों की हड़ताल हो या कर्मचारी संगठनों की। राज्य सरकार अपनी असफलता छुपाने इन प्रदर्शनों को डंडे के जोर पर दबा देती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास में राज्यांश नहीं मिलने से योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसे लेकर पिछले दिनों जब 1 लाख से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की तो उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठियां बरसाई गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अराजक और अलोकतांत्रिक माहौल है। सरकार आई है तो निश्चित रूप से पूरी तरह से असफल है और इस असफलता के कारण लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षाकर्मी हो। तो मैं समझता हूं जब वो आंदोलन करने निकलते हैं तो सरकार उनको दबाव बनाने के लिए एफआईआर करती है। अभी आवास योजना को लेकर हम बात करें, मोर आवास मोर अधिकार, उसके लिए हितग्राही लोग निकले थे विधानसभा घेरने के लिए। लगभग 1 लाख की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हितग्राही थे जो मांग कर रहे थे कि मोदी जी ने जो 16 लाख आवास का पैसा भेजा है उसे रिलीज करें और प्रधानमंत्री आवास गरीबों को और जिनको जरूरत है उनको दे। पर भूपेश बघेल सरकार उसे रोक कर रखी है। विधानसभा घेराव में 1 लाख लोग जब निकले तो उनको जबरदस्ती उसके ऊपर अश्रु गैस फेंके गए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता श्री गुप्ता के इस बयान पर कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि यदि आंदोलन की आड़ में शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश होती है तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाती है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र का सम्मान करती है। लोकतंत्र के मर्यादाओं के अंदर जो भी अपने बात को रखते हैं उन सबका सम्मान किया जाता है। किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन अगर कोई आंदोलन की आड़ में दंगा करने की मंशा रखेगा, प्रदेश की शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करेगा, सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाएगा तो उस पर कानून तो कार्रवाई करेगा ही। लोकतंत्र में आंदोलन सब करना सबका अधिकार है। शांतिपूर्ण आंदोलन के पक्षधर हर कोई है और हिंसा का समर्थन कोई नहीं करता है। गौरतलब है कि जन कल्याण के मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बात कर लेते हैं मौसम की। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला है। बदली और बारिश से तापमान में गिरावट आ गई है। प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक समुद्र से बड़ी मात्रा में नमी आ रही है, जिसके कारण राजधानी में भी पिछले 2 दिनों से मौसम ठंडा है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की चेतावनी जारी कर दी थी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और द्रोणिका के असर से प्रदेश में मौसम में ये बदलाव आया है। मौसम के इस प्रभाव से रायपुर के अलावा सरगुजा संभाग के सभी जिलों बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, बेमेतरा, बलौदाबाजार और राजनांदगांव में भी बारिश दर्ज की गई है। कांकेर, नारायणपुर और कोंडागांव में भी मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है, तो वहीं कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। कृषि मौसम विज्ञान केंद्र लालपुर से जारी निर्देश के मुताबिक इस बारिश से बाल वाली फसलों या और चना जैसे पकी फसलों को ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। इसके अलावा असमय बारिश के बाद कीट और रोगों के हमले होने की संभावना भी जताई गई है। और अब कुछ खबरें जिलों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागांव जिले के केसकाल विकासखंड के बांसकोट में भक्त माता कर्मा जयंती के अवसर पर जिले को 154 करोड़ 10 लाख के 145 विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल माध्यम से भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर बस्तर सांसद दीपक बैज, विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप और कलेक्टर दीपक सोनी सहित आला अधिकारी उपस्थित थे। राजनांदगांव में शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों के लिए 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ी में राजकाज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ी भाषा को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया गया और छत्तीसगढ़ी में कामकाज करने के तरीके बताए गए। इस प्रशिक्षण शिविर में बताया गया कि शासकीय अधिकारी और कर्मचारी अपनी छुट्टी के आवेदन, नोटशीट, आदेश को किस तरह से छत्तीसगढ़ी भाषा में लिख सकते हैं। कांकेर शहर के रिहायशी इलाकों में 2 भालुओं के आने की खबर है। उदयनगर वार्ड में ये दोनों भालू काफी देर तक घूमते देखे गए। लोगों की शिकायत पर वन विभाग ने इन भालुओं को पकड़कर वापस जंगल में भेजने की कवायद अब शुरू कर दी है। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।